यह सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र टॉप 500 प्रश्नों की सीरीज का दूसरा वीडियो है। इसके पहले फर्स्ट वीडियो अपलोड किया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। इसी प्रकार हिंदी टॉप 1000 प्रश्नों की सीरीज़ तथा पर्यावरण टॉप 500 प्रश्नों की सीरीज़ का वीडियो कई पार्ट में डाला गया है, उसे भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी प्रकार का प्रश्न या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 21। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो ए विकलांग है, डिसलेक्सिक हैं, सृजनात्मक हैं, थी हैं। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी, सृजनात्मक हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करता है जो सृजनात्मक होते हैं। ऐसे बालक किसी भी समस्या का अपसारी चिंतन करते हैं। ऐसे बालक किसी भी समस्या का एक नवीन समाधान प्रस्तुत करते हैं। यह नवीनता उन बच्चों के लिए या संपूर्ण समाज के लिए हो सकती है। संख्या 22। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? ए फ्रॉबेल ने, बी किलपैट्रिक ने, सी मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने, डी डाल्टन ने। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी, मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने। मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने वर्ष 1920 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में डाल्टन स्थित विद्यालय में इस शिक्षण विधि का प्रयोग किया था। इस विधि के दो मुख्य सिद्धांत होते हैं। पहला इसका सिद्धांत है भिन्न विषयों के लिए निश्चित घंटों और समय सारणी कठोर बंधनों को नष्ट करके बच्चों को स्वतंत्रतापूर्वक काम करने की सुविधा देना। यहाँ बच्चों की स्वतंत्रता पर विशेष ध्यान रखा गया है। बालक की रुचि जिस विषय में अधिक हो उस विषय को जितना देर तक वह चाहें अध्ययन कर सकते हैं। यह दो जो है इस विधि की विशेषताएं हैं या सिद्धांत हैं। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? ए पृथक्करण, बी अनुप्रयोग, सी तुलना, डी अन्वेषण। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी अन्वेषण। बोध स्तर शिक्षण व्यवस्था की सोपान होते हैं। पहला होता है अन्वेषण, दूसरा होता है प्रस्तुतिकरण और तीसरा होता है आत्मीकरण और चौथा होता है वह वर्णन या अभिव्यक्तिकरण। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए कौन सा उपागम नहीं है पूछ रहा है। ए दिया है वार्तालाप कौशल, बी दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न, सी दिया है परियोजना कार्य, डी दिया है मौखिक प्रश्न। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी, बहुविकल्पीय प्रश्न। विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए मुख्य रूप से 3 उपागम होते हैं। पहला होता है वार्तालाप कौशल, दूसरा होता है परियोजना कार्य, तीसरा होता है मौखिक कार्य या मौखिक प्रश्न। जबकि बहुविकल्पीय प्रश्नों से वस्तुनिष्ठता का निर्धारण होता है। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो ए खोज को प्रोत्साहन देता है, बी नियामक है, सी समावेशन को प्रोत्साहित करता है, डी आवृत्ति को बढ़ावा देता है। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए, खोज को प्रोत्साहन देता है। प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक खोज को प्रोत्साहन देकर अधिगम को सुगम बनाता है या बना सकता है। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? ए दिया है कक्षा में प्रजातंत्र को कोई स्थान नहीं होना चाहिए, बी दिया है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, सी जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका आकर्षण या संवर्धन करना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए। इसका सही आंसर होगा बी। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन डीवी का विचार है कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। डीवी साहब विद्यार्थियों की क्रियाशीलता और उनके सृजनात्मक गुणों के विकास के पक्षधर थे। बच्चों को समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है, बी छोटे ग्रुप से कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है,
सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता करते हैं। डी, बच्चे अच्छा काम जल्दी करने में सामर्थ्य होते हैं। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। बच्चों को समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि बच्चे अपने साथी समूह से परस्पर क्रिया करके अनेक कौशल सीख जाते हैं तथा एक दूसरे की मदद करके नैतिकता के गुण का विकास करते हैं। रिक्त स्थान को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। ए, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। बी, शिक्षण द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। डी, कक्षा में पूर्ण निरस्तता। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। शिक्षण प्रभावी एवं सजीव तब बन सकता है जब कक्षा में समय समय पर शिक्षक छात्र वार्तालाप हो तथा छात्रों द्वारा कक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा हो। इससे यह भी पता चलता है कि छात्र का अधिगम अच्छी तरह से हो रहा है या नहीं। सीखने के लिए प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? ए, बाल्यावस्था। बी, पूर्व बाल्यावस्था। सी, किशोरावस्था। डी, उपरोक्त सभी। सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों अवस्थाओं में प्रोजेक्ट विधि अधिगम के लिए सर्वोत्तम होती है। बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। शिक्षक के भाषण द्वारा, वियोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके। सी, शिक्षक द्वारा निर्देशित पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण द्वारा। डी, उपरोक्त इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया द्वारा तथा चिंतन करके। निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ, सामान्य से विशेष की ओर तर्कणा। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी, सामान्य से विशेष की ओर तर्कणा। निगमनात्मक तर्कणा में शिक्षक छात्रों के सम्मुख पहले सामान्य नियम प्रस्तुत करता है तथा इसके पश्चात उदाहरणों तथा नियमों की सत्यता को प्रमाणित करता है एवं विशिष्ट परिस्थितियों में उनके उपयोग को भी बताता है। एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाले गुण है ए, लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, मनोविज्ञान का ज्ञान, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। एक आदर्श शिक्षक में कुछ महत्वपूर्ण गुण पाए जाते हैं, जैसे लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, विषय का पूर्ण ज्ञान, मनोविज्ञान का ज्ञान, आदर्शवादी आचरण, अनुशासन प्रियता, शिक्षण कौशल युक्त आदि। शिक्षण और प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता दिया जाए, छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो, शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए, शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए, और प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता दी जाए। आज की जो आधुनिक शिक्षा है वो छात्र केंद्रित शिक्षा है, अर्थात जैसे छात्रों को डांटना, तो डांटना अगर रहेगा तो यह निगेटिव अगर बातें आ रही है तो यह जो है कभी नहीं सही आंसर हो सकता है। हमेशा जो छात्रों के पक्ष में रहेगा उसी आंसर को हमें सही मानना है। हमें टीचर के पक्ष में या स्कूल प्रबंधन के पक्ष में कोई आंसर सही नहीं करना है। जो छात्रों के पक्ष में अच्छा हो, जो छात्रों को सीखने का अवसर प्रदान करे, जो छात्रों की स्वतंत्रता प्रदान करे, जो छात्रों को खेल विधि से सिखाए, ऐसे विधियाँ जो है अधिक या ऐसे शिक्षण अधिक प्रभावी होती हैं। हमेशा ध्यान में रखना है छात्र को जहाँ सुविधा हो वही आंसर वहाँ सही होगा। छात्र जो भी कार्य स्वयं करते हैं वे जल्दी सीख जाते हैं, इसलिए करके सीखने की विधि सबसे अधिक प्रभावी शिक्षण माना जाता है। एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए प्रगतिशील भूमिका में, प्रभुत्ववादी भूमिका में, प्रजातांत्रिक भूमिका में, प्रभावशाली भूमिका में। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी, प्रजातांत्रिक भूमिका में।
शिक्षक को कक्षा में प्रजातांत्रिक भूमिका का निर्वाह करना चाहिए ताकि विद्यार्थियों में डर एवं भय का एहसास समाप्त हो जाए तथा शिक्षक छात्र वार्तालाप सुचारू रूप से चल सके। छात्र बिना डरे शिक्षक से कोई भी प्रश्न पूछ सके। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि छात्र को हमें केंद्र में रखना है। शिक्षा में छात्र ही मुख्य है। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्य अनुगमन करना, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। जहां अवसर उपलब्ध कराना है तो 95% तक वही उत्तर होता। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। तो कैसा भी विद्यार्थी हो, वह दिव्यांग हो या धीमी गति से सीखता हो, आप दूसरे विद्यालय में नहीं भेज सकते। सभी विद्यार्थी समान नहीं होते, अतः उनके लिए अलग अलग पाठ्यचर्या होनी चाहिए। कभी भी व्यक्तिगत भिन्नताएं समाप्त नहीं हो सकती। हर बालक जो है भिन्न होता है। यदि हर बालक पढ़ने में तेज हो, हर कोई डीएम एसपी ही बने, तो फिर जो है और दुनिया का कार्य नहीं चल सकता। हर बालक में अलग अलग योग्यता होती है। कोई खेल में जाएगा, कोई पढ़ाई में अच्छा होगा, कोई कार्य करने में अच्छा होगा। तो अतः जो है सबसे सही ऑप्शन होगा बी, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना। इसका सही आंसर होगा बी। विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के लिए अधिगम अनुभव को बढ़ाती है, यह कथन है। ये दिया है गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है, स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बालकों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ए, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। बी, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना। सी, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। डी, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि अगर किसी विद्यार्थी को समझाना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसके क्षमता के अनुरूप भिन्न भिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि प्राथमिक स्तर के छात्रों को पूर्ण रूप से समझ में आ सके। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। उन्हें चेतावनी देंगे कि वह अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे। उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। इसका सही आंसर बताएं। हम लोगों ने पहले चर्चा की कि हमें छात्र को केंद्र मान के शिक्षण कार्य करना है। तो यदि उन्हें अध्ययन के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते, विद्यार्थी को हम कक्षा छोड़ने के लिए नहीं कर सकते, उन्हें किसी प्रकार की चेतावनी देना यह भी अच्छी बात नहीं है, ये हम नहीं कर सकते। हमेशा छात्र की जिसमें भलाई हो केवल वही कार्य करना है। छात्र कैसा भी हो, उदंड हो, अच्छा हो, बुरा हो, लेकिन हम बिना हानि पहुँचाए, बिना डांटे फटकारे मारे, उसकी रुचि के अनुसार उसको शिक्षा देनी है कि उसे उस विषय में रुचि आए और वह शिक्षा अपनी रुचि से ग्रहण करे। तो जैसे इसमें दिया है कि उसकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। यहाँ सही आंसर होगा डी। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, शिक्षक कक्षा में होने वाले सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। सही आंसर बताएं। इसमें जो है
वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्य को याद करते हैं। याद करना हमेशा निगेटिव चीज़, याद तो बच्चे को करना ही नहीं है, बस समझाना है। नकल करना भी बच्चे के लिए अच्छी बात नहीं है। हाँ, सक्रिय रूप से भाग लेना यह अच्छी बात है बच्चों के लिए। जब अपने सक्रिय होकर सीखेंगे तो अपने रुचि के अनुसार सीखेंगे, तो यह बच्चे के लिए सबसे अच्छी बात है। तो सी सही आंसर होगा। फिर दिया है यहाँ शिक्षकों के नियंत्रण, पूर्ण नियंत्रण शिक्षक का होना ही नहीं चाहिए। हमेशा बच्चों को स्वतंत्रता पूर्वक सिखाना है। बच्चे हमेशा स्वतंत्र रहे प्रश्न पूछने के लिए, सक्रिय रहे, तब बच्चे अच्छे से सीखेंगे। हमेशा यहाँ छात्र को केंद्र मान के चलना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती? ए खेलना, बी गेंद फेंकना, सी लिखना, डी सोचना। इसका सही आंसर बताएं। सही आंसर होगा डी सोचना। सोचना एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती है, जबकि खेलना, गेंद फेंकना, लिखना ये सभी जो है बच्चों की मनोगत्यात्मक गतिविधियाँ होती हैं। सोचना जो है मनोस्थैतिक गतिविधि होती है, यह मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती है। अतः यहाँ सही आंसर होगा डी। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।